गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश परिहार आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछले क्लास में हम आप स्टडी कर चुके हैं फंक्शनल ग्रुप और आज हम आप स्टडी करेंगे होमोलॉगस सीरीज। सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप उनसे रिलेटेड उनके सफिक्स प्रीफिक्स उनके आईयूपीएसी नेम वगैरह आपको बता दिए गए हैं। आज हम आप स्टडी क्या करेंगे होमोलॉगस सीरीज, जिसको हम आप कहते हैं समजातीय श्रेणी। क्या कहेंगे? होमोलॉगस सीरीज या समजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज। समजातीय श्रेणी क्या कहते हैं इसको? समजातीय श्रेणी। क्या होती है समजातीय श्रेणी? देखिए, इसके पहले आप एल्केन एल्कीन एल्काइन वगैरह देख चुके हैं। तो समजातीय श्रेणी कहा जाता है कि क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रियात्मक समूह समान, और साथ ही साथ में क्या हो भैया, उनमें जो है आपका क्रियात्मक समूह के एक जैसे होने चाहिए। जैसे आप एल्कोहल का बना सकते हैं, कीटोन का बना सकते हैं। तो क्रियात्मक समूह समान हो, लेकिन उनके अणु सूत्र में CH2 का और अणुभार में 14 का अंतर मिलता हो, तो ऐसी श्रृंखला को हम आप क्या कहेंगे? होमोलॉगस सीरीज या समजातीय श्रेणी कहेंगे। जैसे देखिए, एल्केन के लिए हम आप तैयार करेंगे। किसके लिए? एल्केन के लिए अगर बनाएंगे तो सबसे छोटा एल्केन क्या होता है? CH4। अब इससे आगे वाले में हमको क्या करना है? CH2 जोड़ देना है। देखिए, तो अगला वाला क्या बन जाएगा? C2H6, एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन। इसके अगला चलेंगे तो C3H8, C4H10, C5H12। देख रहे हैं इस तरीके से इनमें अगर हम तो वही कहा जाता है कि समान क्रियात्मक समूहों वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक, समान क्रियात्मक समूह वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र में CH2 का और अणुभार में 14 का अंतर होता है, इन्हें अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर मिलने वाली श्रृंखला या सीरीज, मिलने वाला क्रम जो होता है वो क्या कहलाता है? समजातीय श्रेणी कहलाता है। ठीक है, चलिए डिफिनीशन इसकी क्या हो जाएगी भैया? समान क्रियात्मक समूह वाले, समान क्रियात्मक समूह वाले वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र में CH2 का तथा अणुभार में 14 का अंतर होता है, समजात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समजात कहलाते हैं। इन्हें अणुभार के घटते या बढ़ते, घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती है। समजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक, जैसे आपके सामने एल्केन की समजातीय श्रेणी हमने लिखी है। इसी तरीके से मान लीजिए हमको एल्कोहल का बनाना है। किसका बनाना है भाई? एल्कोहल का। तो एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+1OH। ठीक है, तो इसके आधार पे हम सबसे छोटा एल्कोहल बनाएंगे तो CH3OH बना लेंगे। अब इसमें हमको इसके अगला वाला बनाना है, तो अगला वाला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसी में CH2 जोड़ देना है, तो हो जाएगा CH3CH2OH। इससे अगला वाला बनाना है CH3CH2CH2OH।
और अगला वाला जाना है तो CH3 CH2 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 OH। इसी प्रकार से हम क्या करें भैया, हर स्टेप पर एक CH2 बढ़ाते चले जाएं तो हमको क्या मिल जाएगा, हो ये जो श्रृंखला मिल रही है, जो श्रेणी हमको प्राप्त हो रही है, इसी श्रेणी को हम क्या कह देंगे इसी श्रेणी को कहेंगे समजातीय श्रेणी। इसी तरीके से एल्डिहाइड का होता है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का सूत्र CHO लग जाता है, तो सबसे छोटा वाला हो जाएगा हमारा HCHO, इसी में CH2 जोड़ देते हैं तो बन जाएगा CH3 CHO, फिर CH2 जोड़ देते हैं तो CH3 CH2 CHO, फिर CH3 एक CH2 बढ़ा देते हैं, ये देखिए CHO हो गया, फिर और आगे जाना है तो एक CH2 और बढ़ा दीजिए, देख रहे हैं। तो इसी तरीके से CHO, तो ये देखिए इस तरीके से एल्डिहाइड की सजातीय समजातीय श्रेणी हो गई है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। तो इसी प्रकार से हम किसी भी यौगिक की जो है समजातीय श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। हो गया होगा, चलिए समजातीय श्रेणी समझ में आ गया। सिंपल सा याद रखिए, क्रियात्मक समूह समान होगा, यौगिकों के अणुसूत्र में CH2 का और अणुभार में 14 का अंतर होगा। किसमें? अणुसूत्र में CH2 का और अणुभार में 14 का अंतर होगा। उन्हीं को जब हम अणुभार के अणुसूत्र के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हमको आपको एक श्रृंखला मिल जाएगी और उसी श्रृंखला को क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कह देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। एल्केन का बता दिया आपको, एल्कोहल का बता दिया है और इसका एल्डिहाइड का बता दिया। इसी तरीके से आप जो है हाइड्रोजन का, हाइड्रो एल्केन का बना सकते हैं, ओइक एसिड का बना सकते हैं, ठीक है, कीटोन का बना सकते हैं। इन सब का आप जो है क्या बना सकते हैं, समजातीय श्रेणी तैयार कर सकते हैं। एल्कीन का भी बना सकते हैं, एल्काइन का बना सकते हैं, तो सबका आप जो है समजातीय श्रेणी मेंटेन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसी में देखते हैं समजातीय श्रेणी के लक्षण। क्या देखेंगे, समजातीय श्रेणी के लक्षण, क्या क्या गुण होगा इसका। लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। लक्षण, किसके लक्षण भैया, समजातीय श्रेणी के। समझिए, सबसे पहले हम आप देखेंगे तो इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि क्रियात्मक समूह समान होता है। क्या समान होगा, क्रियात्मक समूह समान होता है, क्रियात्मक समूह समान। अणुसूत्र में CH2 का अंतर और अणुभार में 14 का अंतर, 14 का अंतर। रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण लगभग समान। क्या कहेंगे इसको, लगभग समान। भाई जैसे जैसे कंपाउंड आपके उच्च बनते हैं तो उनके थोड़ा थोड़ा लक्षण जो है परिवर्तित होते हैं। भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन, भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन। क्या हो गया, होमोलॉगस सीरीज का लक्षण हो गया। ठीक है ना, क्या क्या, क्रियात्मक समूह समान होगा, अणुसूत्र में CH2 का अंतर होगा, अणुभार में जो है 14 का अंतर होगा और रासायनिक गुण इनके लगभग समान रहेंगे। भौतिक गुणों में इनके क्रमिक परिवर्तन पाया जाएगा। भौतिक गुण के अंतर्गत जैसे इनकी अवस्था है, रंग है, गंध है, जल में विलेयता है, कार्बनिक विलायकों में विलेयता है, घनत्व है, ठीक है ना। तो इन सब में बहुत थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। तो
ये हो गया आपका समजातीय श्रेणी का। नामकरण करना आपको बता चुके हैं, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ में आपको एग्जांपल में बताया गया है कि नामकरण कैसे करते हैं। तो IUPAC कार्बनों का आपको नामकरण अच्छे से बता दिया गया है, ठीक है। चलिए हमको इस चैप्टर में 2 कंपाउंड पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं भैया? 2 कंपाउंड। रासायनिक गुण बढ़ा लेते हैं पहले, रासायनिक गुण नहीं हुआ ना। अब देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रासायनिक गुण। हो गया होगा। चलिए कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। हेडिंग क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस, केमिकल reactions of organic compound, chemical reactions of organic compounds। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिससे पहली अभिक्रिया होती है दहन। क्या कहते हैं इसको? दहन। अंग्रेजी में कहेंगे कंबशन। क्या कह देंगे? कंबशन, ठीक ना। दहन, जलाना। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एट लास्ट जलाने पर जो है, देखिए हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक कंपाउंड को हम आप क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन। और जलने के लिए सहायक होती है गैस हमारी कौन सी भैया? जलने के लिए हमारी गैस सहायक होती है ऑक्सीजन। तो कोई सा भी हम आप हाइड्रोकार्बन लेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो हमारे कंपाउंड में क्या क्या है? कार्बन व हाइड्रोजन। क्या क्या है? कार्बन व हाइड्रोजन। तो कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन आपका जो है ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनाएगा? जल बनाएगा। तो देख रहे हैं, तो और इन्हीं दोनों के मेल से क्या बना होता है? कार्बनिक यौगिक बना होता है। तो हम आप कह सकते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को पूर्णतः जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प प्राप्त होती है। क्या कह सकते हैं? किसी भी कार्बनिक यौगिक को पूर्णतः जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसको अलग अलग आपको रिएक्शन दे दिए हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसका अलग अलग फार्मूला होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए हम मीथेन को जलाते हैं। किसको? मीथेन को। तो सूत्र होता है CH4। इसको ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे। जब जलाएंगे ना तो कार्बन है और ऑक्सीजन ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ये दोनों के दोनों मिलकर के आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। फिर क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा? पानी बना लेगा। तो H2O बैलेंस करेंगे इक्वेशन, तो 4 ऑक्सीजन है, ये हो गया। समीकरण भी बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है ना। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम आप जलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए अगली हेडिंग जो हमारी है, और साथ में भैया ऐसा नहीं केवल यही दोनों, किसी भी कंपाउंड को हम आप जब जलाते हैं किसी पदार्थ को तो पता है हीट एनर्जी निकलता है कि नहीं निकलता। साथ में और क्या निकलेगा? ऊष्मा। और क्या मुक्त होगा? ऊष्मा मुक्त होगी, ठीक। चलो अगला है ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको। ऑक्सीकरण में देखते हैं क्या होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना। इसमें क्या करना? ऑक्सीजन ऐड करना। तो हम आप जो है सभी कंपाउंड का ऑक्सीकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड हैं जैसे एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण जब हम आप इसका करेंगे तो जैसे मान लीजिए एल्कोहल है, CH3CH2OH। एल्कोहल का हमें ऑक्सीकरण करना है तो हमें ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ती है। तो हम यहां यूज करते हैं क्या?
K2Cr2O7, K2Cr2O7 नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और साथ में यूज करते हैं कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसकी उपस्थिति हम इसको ऑक्सीकृत कराएंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा। तो ऑक्सीकृत कराना है यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो इसमें से आपका पहले पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पानी। कहां से निकलेगा? आप यहाँ कार्बन पे देखिए तो 2 हाइड्रोजन आपका लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहां से और ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? पानी बना लेंगे। बचा क्या भैया? इसकी 2 वैलेंसी खाली है तो ये आपके यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? CH3CHO। क्या बन गया? CH3CHO। देखिए एथेनॉल लिए थे, एथेनॉल से एथेनॉल मिल गया, यानी कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। और फिर अगर अब हम इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दें, सारी कंडीशंस वही है, जब इसका ऑक्सीकरण होगा तब हमको आपको मिल जाएगा CH3COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा भैया, साधारण नाम एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। ये साधारण नाम आपको बता रहे हैं। आईयूपीएसी नाम होगा इथेनॉल। क्या नाम होगा? इथेनॉल। ये क्या है भैया? एथिल एल्कोहल, साधारण नाम एथिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम एथेनॉल। क्या नाम होगा? एथेनॉल। और इसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका क्या कर सकते हैं? ऑक्सीकरण कर सकते हैं। ठीक ना? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं। अगला जो रिएक्शन है ये देते हैं कुछ इनमें से जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। भैया संतृप्त वाले क्या देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त वाले कैसी रिएक्शन देते हैं? प्रतिस्थापन। लेकिन जो असंतृप्त होते हैं अर्थात जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है वह आपके कैसी अभिक्रिया देते हैं? वो हमें अभिक्रिया देते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया देख लेते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। तो होगा क्या उसको आप समझिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन अभिक्रिया देंगे। कैसा रिएक्शन देंगे? एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। क्या देंगे? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, योगात्मक अभिक्रिया देंगे। ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया देंगे तो कैसे काम होगा समझिए भैया। जब एल्कीन है तो ये देखिए हाइड्रोजन लगा देते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ठीक। अब इसमें हम किसी से भी इसका रिएक्शन कराएंगे, जैसे मान लीजिए हम इसका क्या करा देते हैं? इसका हाइड्रोजनीकरण करा देते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण निकिल की उपस्थिति में होगा। तो यहां जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ये डबल बॉन्ड आपका टूट जाएगा, और जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो इसकी भी एक संयोजकता खाली हो जाएगी और इसकी भी, यानी दोनों कार्बन परमाणुओं की एक एक संयोजकताएं खाली हो जाएगी। और जब दोनों की एक एक संयोजकता खाली हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? उसी हाइड्रोजन को दोनों पे एक एक करके बांट देंगे। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि हम यहां लिए थे एथीन यानी कि एथीन, और यहां क्या मिल गया हमको? एथेन। क्या मिला है भाई? एथेन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं अगर उनका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो। इसी के साथ आप समझिए कि अगर मान लीजिए इसी एथीन की क्रिया हम किससे करा देते हैं? अम्ल से करा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा देते हैं, तब क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो हमको देखिए एक अलग सा कंपाउंड मिल जाएगा। एक पे 3 H लगा देते हैं, एक पे हमारा 2 H ऑलरेडी लगा हुआ है और एक क्या जुड़ जाएगा? Cl। देखिए क्लोरोइथेन मिल गया। क्या मिला है? क्लोरोइथेन। ठीक ना? तो इस तरीके से यह क्या दिखाएंगे? आपकी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से।
यानी कि अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वो सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया दिखाएंगे, उसके बाद जब वो बदल जाएंगे किसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाएंगे, उसके बाद वो कौन सी अभिक्रिया दिखाएंगे भैया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता, कुछ भी जुड़ेगा तो किसी ना किसी को हटाएगा, किसी न किसी को हटा करके उसका स्थान ले लेगा। तो हटाने की क्रिया को हम आप कहते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। उसके स्थान पे किसी और को रखना है तो उसको हटाना है। तो ये क्या करेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सी अभिक्रिया देंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी एक को हटाएंगे और दूसरे को जोड़ेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथा हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हमने लिया क्या, CH3 इथेन ले लिया, क्या ले लिया, या चलिए मेथेन ले लेते हैं। मेथेन से आप इसको समझिए, CH4 का हमने करा दिया हैलोजनीकरण। क्या कराया, हैलोजनीकरण, यानी कि क्लोरीन से करा रहे हैं क्लोरीनीकरण। तो हम क्या करते हैं इसको, ये रिएक्शन हमारा प्रकाश की उपस्थिति में होता है। H से किसको डिनोट करते हैं, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये हमारा रिएक्शन होगा। तो देखिए क्या होगा भैया, यहां से एक H और यहां का एक Cl, दोनों मिलकर के बना लेंगे HCl। तो ये माइनस लगा के लिख दिए नीचे, इसका मतलब क्या हुआ कि निकल गया। अब यहाँ CH3 बचा हुआ है और यहाँ Cl बचा हुआ है, तो बन जाएगा क्या, CH3Cl। फिर देखिए अब इसमें हमारा और Cl पड़ा होगा, विलयन लेंगे तो एक अणु तो लेंगे नहीं, उसमें और ज्यादा Cl है, वो क्या करेगा, फिर से एक H को हटाएगा, तो क्या बन जाएगा भैया, CH2Cl2 बन जाएगा। फिर से ये अगले वाले क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, फिर HCl बनाएगा, तो CHCl3 बन जाएगा। ठीक ना। और फिर से अगर ये अब फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या निकालेगा, फिर से HCl निकालेगा, और जब ये HCl निकालेगा तो आगे बना लेगा CCl4 बना लेगा। देखिए यहाँ पे दो कंपाउंड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये देखिए एक ये वाला, इसका नाम होता है क्लोरोफार्म। क्या नाम है, क्लोरोफार्म। ठीक ना। और ये जो यौगिक है इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम होता है, कार्बन टेट्रा मतलब 4 और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, टेट्राक्लोराइड। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब हम इसका क्या करा रहे हैं, क्लोरीनीकरण, क्या करा रहे हैं, क्लोरीनीकरण। और क्लोरीनीकरण करा रहे हैं इसको, चूंकि हैलोजन है तो हैलोजिनेशन कह सकते हैं, हैलोजनीकरण कह सकते हैं। तो हैलोजनीकरण करा रहे हैं तो हर स्टेप पर एक हैलोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है और उसका स्थान खुद ले ले रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम आप क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नोट कर लीजिए जल्दी से अभिक्रिया। नाम आपको नहीं दिख रहा होगा पूरा, अब आ गया होगा, नोट करिए जल्दी से भाई। या हम आप चाहे इस रिएक्शन को अलग तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग स्टेप में कर सकते हैं। अब हमने आपको पूरा एक स्टेप में समझा दिया है कि इस तरीके से आपकी यह अभिक्रिया चलती है। ठीक। अब हमें आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना रह गया भैया, केवल और केवल दो कंपाउंड, जिसमें हमारा पहला कंपाउंड होगा एथेनॉल और दूसरा कंपाउंड होगा एथेनोइक एसिड। केवल दो यौगिक पढ़ना है, तो इनकी चर्चा हम आप अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।